नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज राजधानी में हलचल तेज थी और यह हलचल सियासी थी। सियासी होना लाजमी भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद 37 सालों बाद प्रदेश में किसी एक दल की सरकार लगातार दूसरी बार रिपीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक अमित शाह के साथ सह पर्यवेक्षक रघुवर दास लखनऊ पहुंचे। भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक के बाद शाह के साथ रघुवर दास लोक भवन पहुंचे। लोक भवन में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोक भवन में सुरेश कुमार खन्ना ने योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था। पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कई सालों से अस्थिरता का केंद्र रहा, राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे धीरे मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया। भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। और जनता जनार्दन ने आपने देखा होगा, गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। तो वहीं विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने लोक भवन से राजभवन का रुख किया और राज्यपाल को विधायकों की सूची सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कई नेता मौजूद थे। योगी सरकार के कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए मथुरा, वृंदावन के साथ ही संतों को निमंत्रण दिया गया है, जिसके लिए लगभग 30 लोगों को बुलाया गया है। जहां संतों में खासा उत्साह है, जिसके लिए अब सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साधुओं ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर विकास हुआ है और गुंडागर्दी खत्म हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश में बनने वाली सरकार हिंदूवादी सरकार है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। बिल्कुल, बहुत ही एक राम राज्य का यह उत्सव है और योगी जी ने और हमारे मोदी जी ने राम जी के मंदिर का स्थापना की है, पुनः उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ है और पूरे विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको पुनः अवसर दिया है।
तो संतों और धर्माचार्यों की यह सरकार है और यहाँ पर सनातन धर्म, संस्कृति, राम और कृष्ण का जो रक्षक है, जो उसकी रक्षा की बात करता है, विकास की बात करता है, तो संत समाज उन्हीं के साथ है। राज्यपाल जी की तरफ से निमंत्रण है ये, और सभी जो वृंदावन के प्रमुख संत हैं उन सभी को आमंत्रण ये आया है, और साथ ही में फोन भी वहाँ लखनऊ से आए हैं, कल पहुँचना है। और संतों की, हमारी योगी जी की सरकार है तो संतों को पहुंचना तो वैसे भी जरूरी है, और बीजेपी की सरकार वैसे भी संतों के पक्षधर और संत उनके पक्षधर, क्योंकि जहाँ धर्म है, जहाँ अधर्म है वहाँ संत नहीं है। जहाँ धर्म है, धर्म जिसके पक्ष में होगा संत उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य कोई भी हो। तो हम कोई पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, हम तो धर्म के पक्षधर हैं। आज बीजेपी धर्म का पक्ष लेती है तो हम बीजेपी के साथ है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े। इकाना स्टेडियम में देश भर के वीवीआईपी कल शपथ ग्रहण में गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, फिल्म स्टार, उद्योगपति भी इसका हिस्सा होंगे। ऐसे में पुलिस ने एसपीजी के साथ मिलकर तालमेल बिठाते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। सुबह 6 बजे से ही कई रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए रूट डाइवर्जन की पूरी जानकारी दी। सुनिए। इकाना स्टेडियम में एक बार फिर शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और 25 तारीख को इस भव्य आयोजन किया जाएगा। इसमें कई जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही पहुंचेंगे और खास बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक शामिल होंगे। इसके अलावा कई फिल्म स्टार्स हैं और उद्योगपति भी शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। कमिश्नर डीके ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, क्योंकि कई ऐसे वीआईपीज हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं शपथ ग्रहण में? ये आपने सही कहा है, और जैसा आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि और भी तमाम मंत्रीगण आ रहे हैं, जो केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। करीब 13 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जैसा आपने कहा फिल्म स्टार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, और माननीय प्रधानमंत्री सुरक्षा भी इसमें इन्वॉल्व, इसलिए हम लोग एसपीजी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 3 दिनों से काम कर रहे हैं लगातार। सुरक्षा के सारे मुद्दों को हम लोगों ने देखा है। हमारे जो प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब, एसीएस होम साहब, एडी जिलो साहब, हम लोगों ने सबने मिलकर के समीक्षा की है। हमने कल अधिकारियों की ब्रीफिंग भी कर ली है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है, आज रिहर्सल भी चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्था की है। जो मुख्य मुद्दे मैं बताना चाहूँगा, जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनको वैलिड पास निर्गत किया गया है। जिनको पास दिया गया वही लोग आ सकते हैं। हम लोगों ने तमाम जिलों से जो लोग आ रहे हैं उनको भी हम लोगों ने डीएम के माध्यम से पास निर्गत किए हैं। तो मेरा सबसे आग्रह ये रहेगा कि जिनके पास पास हैं वही आए, जिनके पास पास है वो ना ही वही नहीं है, ना आए। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कल ट्रैफिक का इंतजाम भी किया है। हम लोगों ने आज अखबारों में विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से डाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तमाम वीआईपी आ रहे हैं जो कल ही आएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कल शहीद पथ को ट्रैफिक से मुक्त रखा है। कल शहीद पथ पर कोई आम ट्रैफिक नहीं चलेगा। इनफैक्ट की जो बाहरी जनपदों से भी जो लोग प्रतिभागी आ रहे हैं भाग लेने के लिए, वो भी डाइवर्टेड रूट से ही आएंगे, शहीद पथ का यूज नहीं करेंगे। शहीद पथ के लिए वीआईपी के लिए रखा गया है। तो आपके माध्यम से हमारे लखनऊ की जो जनता है उनसे आग्रह है, जो ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने आज अखबार में डाला उसका फॉलो करें। और एक शहर में अलग अलग होर्डिंग्स लगाने का भी इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि एक वो भी चुनौती होगी, क्योंकि पूरे शहर में अगर होर्डिंग्स लगती हैं उस पर भी पब्लिक इकट्ठा होगी, लोग इकट्ठा होंगे शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल होने के लिए दूर से ही। तो उसके लिए भी कुछ फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा? जी, हमारे पूरे शहर में भी पूरी फोर्स डिप्लॉयड रहेगी, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमिश्नर डीके ठाकुर सर हैं, उनका कहना है कि जो शहीद पथ है उसको पूरी तरह से बैन किया गया है। सुबह 6 बजे से इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी और इसमें किसी भी तरह के वाहन को शहीद पथ पर जाने की इजाजत नहीं होगी। उस पर सिर्फ वीआईपी, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधा रूट इकाना तक शहीद पथ ले जाता है, तो कहीं ना कहीं शहीद पथ इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री हैं तो एसपीजी की सुरक्षा भी है। पूरे इसी क्रम को देखते हुए फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि सभी वीआईपी को सुरक्षा की दृष्टि से उनको इकाना तक पहुंचाया जाए और बाद में शपथ ग्रहण के बाद उनको उनके रूट तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन राजेश यादव के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। शपथ ग्रहण समारोह के बीच भाजपा सहयोगी दल अपना दल में भी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें अपना दल ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में अपना दल की भी मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर अपनी दावेदारी है। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि अपना दल के नेताओं ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हम किसी पद के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी को विस्तार देने में जुटे हुए हैं। देखिए।
2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें सबसे अहम रोल अपना दल और निषाद पार्टी का रहा है। बताया जा रहा है कि इनके सहयोग से ही वो ये सफलता हासिल की है। अब मंत्रिमंडल को लेकर भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। हर सियासी गलियारे में सुगबुगाहट तेज है। हर पार्टी का नेता कहीं न कहीं इस पसोपेश में है कि हमारे दल से कौन मंत्रिमंडल में जगह पाएगा। इस पर खास बातचीत के लिए इस वक्त इसमें हमारे साथ अपना दल के तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन खास तौर पर हम उनसे बात करेंगे जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेश पटेल जी से। राजेश जी, कल शपथ ग्रहण होना है, क्या लगता है अपना दल को कितना उम्मीद है? हमारा अभी मुख्य फोकस पार्टी को बढ़ाने पर है। हमारी पार्टी का संघर्ष अभी लंबा है और किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा। हमारी पार्टी से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई सूची भेजी है। अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कितना तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा इस समय जो नाम आ रहा है वो है आशीष पटेल। आशीष पटेल का नाम आ रहा है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले भी आपने चुनाव में उनका सहयोग किया। 2017 में भी आपने 9 सीटों पे जीत दर्ज की, 8 सीटों पे। तो उस समय भी आपने देखा कि एक राज्य मंत्री को बनाया गया था, लेकिन कैबिनेट मंत्री का इस बार दर्जा देने की बात कही जा रही है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। हम लोगों की भी आकांक्षा है कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष पटेल जी अभी कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन फिलहाल मामला वहीं पर आके अटक जाता है कि मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार के ऊपर निर्भर करता है। लगातार कहा जा रहा है कि 2 मंत्री हमारे दल से कम मिले, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आशीष जी का नाम आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन बनने वाला है? ऐसा है कि देखिए, पार्टी नेतृत्व का निर्णय हम लोगों ने उनके ऊपर छोड़ दिया है। उनका जो भी निर्णय होगा पूरी पार्टी को मान्य होता है। फिलहाल अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी हो, ये दोनों दलों का अब भाजपा में एक खास प्रभाव रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 273 सीटें जीती है उसमें कहीं ना कहीं इनका सहयोग भी रहा है। तो दिल्ली में हो बैठक या फिर लखनऊ में हो, लगातार इन दलों के नेताओं का नाम चलता रहा है कि इनको किन मंत्रिमंडल में और कौन सा विभाग दिया जाए और कौन मंत्री बनाया जाए। तो फिलहाल यहाँ पे सरगर्मियां तेज हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसको कौन सा पद दिया जाता है और कौन विधायक कौन सा पद पाता है। फिलहाल यहाँ पे अपना दल में सभी नेता इस चीज को लेकर शांत हैं। कैमरामैन रियाज के साथ मैं अजय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप को राहत मिल गई है। कोर्ट ने अक्षय प्रताप को जमानत देते हुए रिहा कर दिया। सजा के दूसरे ही दिन अदालत से जमानत मिल गई है। राजा भैया के करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह। आपको बता दें, फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने के मामले में इनको 7 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी। फिलहाल बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको प्रतापगढ़ से दे रहे हैं। दूसरे ही दिन राहत मिलती हुई नजर आ रही है। राजा भैया के बेहद करीबियों में से एक अक्षय प्रताप सिंह, जिनको अब राहत की सांस है। विकास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। विकास, क्या कुछ अपडेट? कल ही खबर सामने आई कि 7 साल की सजा और आज ही खबर की जमानत पर रिहाई। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जो कि जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बहुत ही खास हैं। ये एमएलसी जो है अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया, जिसको जो है कल अभी 7 साल की सजा सुनाई गई थी और जिसको लेकर के आज जो है वकीलों द्वारा जो है कोर्ट में जो है ये फैसला दिया गया है, जो है जिसमें कि जो है इनको जो है रिहा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो रिहाई की खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को रिहा कर दिया है। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जो कि लगातार विजयी होते रहे हैं कुंडा हरनामगंज सीट से, और इस बार भी उन्हें काटी की टक्कर गुलशन यादव ने दी थी। अक्षय प्रताप सिंह पर केस सामने आया जिसमें फर्जी लाइसेंस पर शस्त्र इशू कराने का मामला था। 7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिलहाल रिहाई हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक आज हुई। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर के भी फैसला हुआ है। बताया जा रहा है कि सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम करेगी, जिसके बाद जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है।
कि उत्तराखंड पहला राज्य है। धामी सरकार की पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टिपत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने मुख्यमंत्री को दृष्टिपत्र सौंपा है। होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। उत्तराखंड में सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के साथ ही उनके मंत्रिमंडल में 8 लोगों ने शपथ ली है। अब विधानसभा अध्यक्ष के चयन की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में शासन की ओर से जानकारी दी गई है कि 26 मार्च की सुबह 11 बजे विधानसभा में अध्यक्ष पद का निर्वाचन होगा। फिलहाल बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए रितु खंडूरी के नाम पर मुहर लगाई है। कोटद्वार से विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतते हुए आई महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए करीब करीब तय माना जा रहा है। आपको ये बता दें कि रितु जो है पूर्व मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडूरी की बेटी हैं और कोटद्वार से चुनाव जीतने के बाद से ही उनका नाम पहले मुख्यमंत्री और फिर मंत्री पद के लिए चल रहा था। हालांकि सीएम और मंत्री पद की रेस से रितु खंडूरी बाहर हो गई, लेकिन अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुक्रवार दोपहर तक नामांकन कराया जा सकेगा। फिलहाल शनिवार या फिर रविवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष आपको मिलने जा रही है। श्रीमती रितु खंडूरी जी भूषण को हमने प्रत्याशी हमारी विधानसभा अध्यक्ष की है। आज उनका नॉमिनेशन होगा, हम सब लोग नॉमिनेशन में रहेंगे और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा संदेश, क्योंकि महिलाओं में जिस प्रकार का है कि राज्य की एक भावना है, उस आधार पर हम लोगों ने तय किया है और मैं समझता हूं कि अच्छा निर्णय है।